Hello friends, welcome to Prerna Online Classes and it's our part 4 of 500 most important previous year questions of English जिसमें कि हम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस और बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज फ्रॉम सिनोनिम। इसमें दे रखा है अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन। अब राइप मतलब क्या होता है? राइप मतलब वैसे तो होता है पका हुआ। अब पका हुआ बोले तो पका हुआ मतलब अब जो ओल्ड पर्सन है वो पका हुआ तो होगा नहीं। ओल्ड पर्सन क्या होगा हमारा? मैच्योर होगा, मतलब उसने हर एक चीज देखी होगी, हर एक सिचुएशन से वो गया होगा, इसलिए क्या बोलेंगे हम? इसके लिए राइप का यूज करेंगे। सो राइप का सिनोनिम भी हमारा मैच्योर होता है। अब सीनियर मतलब क्या होता है? सीनियर सीनियरिटी में होता है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। सो सीनियर तो नहीं होगा, परफेक्ट भी नहीं होगा और सीजनड भी नहीं होगा। परफेक्ट तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। सेकेंड क्वेश्चन, द सोल्जर्स रिपल्स द एनमी। रिपल्स मतलब क्या होता है? दूर भगाना। मतलब जब आपने देखा होगा दो मैग्नेट को जिनके सेम पोल होते हैं उन्हें हम पास में लाते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्स मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं वो, है ना? सो इसका क्या होगा? इसका होगा रिपेल्ड। रिपल्स का क्या होगा? रिपेल्ड। रिजेक्ट करना मतलब मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना। डिफीट मतलब हरा देना। सो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, हरा देना भी नहीं होगा। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना भी नहीं होगा बिल्कुल। रिजेक्ट मतलब मना कर देना भी नहीं होगा। इसका क्या होगा? रिपेल्ड कर देना। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। शी डेफली मास्क्ड हर फीलिंग। मास्क्ड मतलब होता है छिपाना, तो छिपाने को क्या कहते हैं? हिड कहते हैं छिपाने को, तो इसका आंसर क्या होगा? हिड। अब फ्लॉन्टेड मतलब क्या होता है? फ्लॉन्टेड मतलब होता है इठलाना या शान दिखाना। हमारा फ्लॉन्टेड ऑप्शन बी मतलब क्या होता है? इठलाना या शान दिखाना। अब ये ऑब्लिक मतलब क्या होता है? ऑब्लिक मतलब होता है इनडायरेक्ट। ओके, ऑब्लिक मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट। और ऑब्सक्योर्ड मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर्ड मतलब होता है किसी भी चीज में रुकावट लाना। ऑब्सक्योर्ड मतलब क्या होता है? रुकावट लाना। ऑप्शन डी मतलब, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। अब एडमिट नहीं करेंगे मतलब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, एडमिट नहीं करेंगे मतलब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे चिल्ड्रन जो अंडर 14 है। अब आप बोलेंगे अवो मतलब क्या होता है? अवो मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना। अवो मतलब भी एक तरीके से क्या होता है? स्वीकार करना होता है, ठीक है। बट ये इसका परफेक्ट सिनोनिम नहीं बैठेगा। कॉन्सीड और अवो एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। ओके, कॉन्सीव और अवो क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। ओके, अब रिसीव मतलब क्या होता है? रिसीव मतलब होता है हमारा किसी चीज को रिसीव करना, मतलब किसी चीज को ले लेना। तो रिसीव भी नहीं होगा, अवॉव भी नहीं होगा और कॉन्सीड भी नहीं। हालांकि अगर एक्सेप्ट नहीं दिया होता तो आप अवॉव कर सकते थे, बट ये इसका परफेक्ट सिनोनिम नहीं बैठेगा, ठीक है ना? क्योंकि सेंटेंस में क्या बोला है? दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14, मतलब अंडर 14 के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो और अबव मतलब खुलकर कहना भी होता है और कॉन्सीड मतलब भी होता है। सो आप इसकी एक और मीनिंग जान लें। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। वेंडर मस्ट हैव लाइसेंस। अब ये वेंडर मतलब क्या होता है? वन हु ड्राइव्स कार, ये तो ड्राइवर हुआ। वन हु वर्क्स इन हॉस्पिटल, ये तो नर्स हो गया, आपका डॉक्टर हो गए। और जो उधर के वार्ड बॉय हो गए वो तो अपना हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया। वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विसिंग, नहीं। वन हु इंगेज इन सेलिंग, यस। इसका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। अब ये हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। अब इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन पी हमारा दे रखा है द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। क्यू दे रखा है पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। आर दे रखा है वर जेलस ऑफ। और एस दे रखा है फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। ठीक है, अब वर दिया है तो फिर हमारा जो क्या आएगा? हमारा नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है, वर। अब इसमें जेलसी की बात की गई है। इसमें क्या बोला इन्होंने? आर में जेलस। अब कोई जेलस हो रहा है पॉपुलर। अब जेलस कौन होगा? इंडियन टेक्सटाइल जेलस हो सकती है? नहीं, जेलस तो ह्यूमन होता है। सो मैन्युफैक्चरर क्या है? मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। सो ह्यूमन बीइंग जेलस होंगे किससे? इंडियन टेक्सटाइल से। पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। सो पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। ये चीज तो हमें समझ में आती है, ठीक है ना? पी के बाद हमारा क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। अब ऐसे सेंटेंस जिसमें पी के बाद आर ना हो वो काट दीजिए आप पहले। पी के बाद आर नहीं है, एस पी क्यू आर है, पी के बाद आर नहीं है।
पी क्यू आर एस है, पी के बाद आर नहीं है, सो सी विल बी आर करेक्ट आंसर। देखो द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब सॉरी, ये हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वर जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। सिंपल। सो आपको ऐसे चीजें समझनी है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर। हाँ, सो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। पी दे रखा हमारा ड्रेस फैशन चेंज एंड लाइट कॉटन, ठीक है। क्यू दे रखा है ऑफ द इंग्लिश। आर दे रखा है टेक्सटाइल बिगिन टू रिप्लेस, ठीक है। एस देखा है द कोर्स वुलन्स, ठीक है। सो हमारे इतने पी क्यू आर एस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो अब इसमें भी हम देखेंगे। अब इन्होंने बोला है रिप्लेस, टेक्सटाइल ने रिप्लेस किया। अब हमने इधर एक वर्ड पढ़ लिया रिप्लेस। अब रिप्लेस किसने किया? टेक्सटाइल ने किया। अब टेक्सटाइल ने रिप्लेस किया होगा तो टेक्सटाइल किसे रिप्लेस करेगा? इंग्लिश को? नहीं, ठीक है ना। ड्रेस फैशन चेंज, तो टेक्सटाइल बिगेन रिप्लेस। हम ऐसा वर्ड पकड़ेंगे जिसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज है, जिसका हमें लास्ट वर्ड पता हो कि इसके आगे हम कौन सा सेंटेंस या कौन सा क्लॉज जोड़ सकते हैं। सो अब रिप्लेस के आगे मैं ऑफ द इंग्लिश भी नहीं जोड़ सकता हूँ। रिप्लेस किया, किस चीज को रिप्लेस किया हमें ये बताना। तो रिप्लेस किसे करेगा? द कोर्स वुलन्स को, ठीक है ना। टेक्सटाइल बिगेन टू रिप्लेस, तो आर के बाद एस आना चाहिए। सो इसमें है, इसमें है, पर इसमें नहीं है, और इसमें है। तो हमारे ऐसे 3 सेंटेंस मिल गए जिसमें आर के बाद एस है। अब देखो क्यू से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, सो हमारा सी बी ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब हमारा 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो ए और एक बी। अब हम ए देखते हैं, हमारा ए क्या है। हमारा ए दे रखा है इन्होंने पी, ड्रेस फैशन चेंज एंड लाइट कॉटन टेक्सटाइल बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स वुलन ऑफ द इंग्लिश। सो इट विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमारा पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, ठीक है, पी। क्यू दे रखा है इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, ठीक है। आर दे रखा है द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। एस दे रखा है टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट, ठीक है। हमारा इसमें ये दे रखा है इन्होंने। सो अब ये क्या होगा? अब इन्होंने बोला है पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट। अब प्रेशर कौन पुट करेगा? प्रेशर हमारे मैन्युफैक्चरर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, यही तो होगा ना हमारा। सो हमें ऐसे अपना लास्ट वर्ड देखना है, और इसका हमने शुरू का वर्ड देख लिया। मैन्युफैक्चरर्स क्या कर सकते हैं? प्रेशर पुट कर सकते हैं, किस पे? अब इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, ये तो नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर्स करेंगे प्रेशर पुट अपनी गवर्नमेंट पे। सो आर के बाद हमारा क्या आएगा? पी आएगा। सो लेट्स सी आर के बाद पी किस किस में? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और पी ए में भी नहीं, ना ए में, ना बी में, ना सी डी में। तो ये किस में? आर पी एस क्यू। अब ये है क्या आर पी एस क्यू? द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अब आपको मान लो ये चीज़ नहीं समझ में आई कि मैन्युफैक्चरर ने उनके ऊपर प्रेशर पुट किया, तो आप ये रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिटेड वाला एस वाला सेंटेंस पढ़ो। अब रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिटेड क्या होगा? इंडियन गुड्स होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट हम क्या कर सकते हैं? गुड्स कर सकते हैं। जो इधर हमारा गुड्स दे रखा है, यही तो हम रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट करेंगे। सो ये जाहिर सी बात, एस के बाद क्यू आएगा, तो आप ऐसे निकाल लो, एस के बाद क्यू इधर है, इधर नहीं है, इसमें बी में भी नहीं है, और डी में भी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। हमारा पी दे रखा है हाउ एवर, ठीक है। और हमारा क्यू दे रखा है स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट, ठीक है। और हमारा आर दे रखा है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। और हमारा एस दे रखा है इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। अब एक चीज इसमें हम देखते हैं, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि इन इसमें हमने दे रखा है स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट्स, मतलब उनका क्या है? फॉरेन मार्केट्स में अभी भी अपना ओन है। सो वो क्या होगा? फॉरेन मार्केट्स की बात की है, तो इंडियन सिल्क और कॉटन ही तो मार्केट्स में जाएंगे ना, फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है ना।
सो एस के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। अब एस के बाद क्यू हमारा इसमें ए में है क्या, ए में हमारा नहीं है, इसके बाद क्यू। बी में है क्या, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, किस में, डी में। अब दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर इससे अगर आपको ऐसे भी नहीं कर सकते हो, सब सब्जेक्ट देखो, आपका सब्जेक्ट हाउ एवर बन सकता है, नहीं बन सकता। स्टिल हेल्ड इन, ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, इसमें, और इन स्पाइट ऑफ दीज लॉस। अब ये चीज़ें आप इन दो चीज़ों को आप देख सकते हो, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट बन सकता है, आर या एस में से एक सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब आर, पहले आप एक बार आर का सेंटेंस पढ़ लो और फिर बाद में एस का पढ़ लो, फिर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाओगे। अब एस क्या है, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन बी पढ़ता हूँ, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल however in spite of these laws still held in, so in spite of these laws still held in, ये तो इधर तो कोई सेंस नहीं बनेगा, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सो जाहिर सी बात हमारा ऑप्शन डी होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन पी दे रखा है इसमें, एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यू दे रखा है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आर दे रखा है ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश, और एस दे रखा है सोसाइटी इन फंडामेंटल मैनर। सो अब इधर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। एंड से तो हमारा स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म्ड द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश को ट्रांसफॉर्म किया तो ऐसा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ होगा। जब कहीं पे रिवॉल्यूशन होता है तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो क्यू के बाद आर आना है, ये तो मस्ट है। अब हम ये देख लेते हैं क्यू के बाद आर किस में, इसमें आर के बाद क्यू ऑप्शन बी में, ये नहीं होगा। ए में क्या है, क्यू के बाद पी है, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, सो मैं एक बार आपको सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूँ। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश सोसाइटी in a fundamental manner and it led to a rapid economic development. Okay, so let's move to our question number 11th. Even though he was over 90 he still enjoyed reading novels, हालांकि वो 90 का है पर वो अभी भी रीडिंग नॉवेल्स enjoy करता है, मतलब नॉवेल्स पढ़ना enjoy करता है। एंड समटाइम्स स्पेंड एन इवनिंग एट दी सिनेमा, और अपनी जो इवनिंग है कभी कभार किसमें वो स्पेंड करता है, सिनेमा हॉल में। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो हमारा इवन दो होता है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, इसके बावजूद वो मोटा है उसके बावजूद भी वो क्या है, एक्टिव है, ही इज फैट येट ही इज एक्टिव, इवन दो ही इज फैट, ठीक है ना। तो एक कॉन्ट्रास्ट के लिए, मतलब ये क्या करता है, मीनिंग इसका मतलब बैलेंसिंग होता है, मतलब मोटा होने के बावजूद भी एक्टिव है, तो मतलब उस बंदे को क्या है, बैलेंस किया है। वो 90 का है पर वो क्या करता है, अभी भी नोवेल रीड करता है, मतलब उसकी आंख की रोशनी अभी बढ़िया है, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट नोवेल में है, तो उसे क्या कर रहा है, उस बंदे को बैलेंस कर रहा है ये तो हमारा इवन दो का मतलब हो गया। अब हमारा जब हम एंड का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ कब करते हैं, जब हम करते हैं जब सेंटेंस सेम हो या सिमिलर या इक्वल हो, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट हो, कोई कॉन्ट्रास्ट ना उसमें, ठीक है ना, और क्या हो, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो हो रही हो। जब हम एंड का यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो करते हैं। अब आपको इधर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इधर हमने बोला ही स्टिल एंजॉयड, इधर हमने V2 का यूज़ किया, पर ये स्पेंड जो हमने इधर यूज़ किया ये तो V2 नहीं है, ठीक है, ये V1 है, तो इधर क्या होना चाहिए, स्पेंट होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन सी में हमारा एरर है। So let's move to our question number 12. Not only the officer but also the soldiers were awarded. अब इसमें हमारा कोई एरर नहीं है। ओके, सो मैं आपको एक समझा देता हूँ, इसमें नो एरर है 12th क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है when two noun और pronoun are joined by not only but also the verb agrees with the second noun और pronoun, ठीक है। अब इसमें हमारा not only the officer but also the soldier, अब ऑफिसर क्या है, ऑफिसर तो हमारा प्लूरल नहीं है, बट सोल्जर्स क्या है, प्लूरल है। और उसने क्या बोला है कि जब हम सेकंड नाउन या प्रोनाउन, जब हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करेंगे तो हम जो सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। सो इधर तो वर आना है क्योंकि सोल्जर्स क्या प्लूरल है। So let's move to our question number 13. We should always side with those who are true and unselfish and work for others. और इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, इसमें दे रखा है we should always side with those who are true and unselfish and work for others. सो इसमें हमने इन्हें किससे कनेक्ट किया, एंड से कनेक्ट किया, और हमने बोला जब एंड यूज करते हैं तो सेम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है।
बट क्या कर अब बट इसमें क्या हुआ है, इधर हमने आर यूज किया है और इधर आर हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और इधर हमने वर्क बोला है, वर्क हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब एज ए सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब इधर हमने आर के साथ हु यूज किया है, बट इधर हमने वर्ब चेंज कर दिए, हमारी वर्ब क्या कर दी, हमने चेंज कर दी, हमने आर से ऑक्सिलरी वर्ब से इधर हमने मेन वर्ब पे आ गए, तो इसे हमारा एक सब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है ना। इधर तो सब्जेक्ट इस पे दोज हु है। सो लेट मी शो यू रूल। इसमें दे रखा है हु वर्क फॉर अदर्स इन प्लेस ऑफ वर्क फॉर अदर्स, तो उधर हमारा क्या होना चाहिए, हु आना चाहिए। वन फॉर्म ऑफ द वर्ब पैटर्न शुड बी यूज्ड विद वन सब्जेक्ट, ठीक है। इफ द वर्ब पैटर्न चेंजेस द सब्जेक्ट मस्ट मेंशन्ड, मतलब अगर हम वर्ब पैटर्न चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वर्ब का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एम के साथ आई लगता है और इज के साथ ही लगता है, तो मतलब वो ऊपर डिपेंड है कि कौन सा वर्ब यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब दोज हु इसके साथ तो लग नहीं सकता, वर्क के साथ। हियर द सब्जेक्ट दोज हु एंड द वर्ब इज आर, ठीक है, इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। दोज हु के साथ हमने वर्ब क्या लगाया, आर लगाया, जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। बट इन क्लॉज द वर्ब इज मेन वर्ब एंड और एक्शन वर्ब, दस देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट। अब पर इस क्लॉज में क्या हमारा जो वर्ब है क्या है, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है, तो इधर हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। तो इधर अपना एरर किस में, पार्ट डी में, इधर हमारा हु लगा होना चाहिए था। Sudha said, Raju is so idiot that he does not know spelling of my name. अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है सेंटेंस, और सुनने में लग रहा है बहुत सही सेंटेंस है, बट ये है नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम सो की बात करते हैं तो उसके साथ हम नाउन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो के साथ हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। अभी हमारा इडियट क्या, इडियट हमारा नाउन है, ठीक है। लेट मी शो यू। जब हम सो का यूज करते हैं तब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं, उसके साथ दैट का यूज करते हैं। बट जब हम सच का यूज करते हैं तो उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन, और उसके बाद क्या करते हैं, हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। अब सो या सच का मतलब क्या होता है, ये सो दैट और सच दैट का मतलब क्या होता है, ये जब यूज करते हैं जब कोई रिजल्ट या कोई इफेक्ट या कोई कॉन्सिक्वेंस दिखाना होता है। हमें जब कोई रिजल्ट, इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस दिखाना होता है कि इस काम की वजह से ये काम हो गया, सो दैट दिस हैपेंस, ठीक है। जब हमें ऐसा कुछ बताना होता है तो हम क्या किसका यूज करते हैं, सो दैट और सच दैट का यूज करते हैं। सो इधर क्या है, सुधा सेड राजू इज सच एन इडियट, सच एन इडियट दैट ही डजंट नो स्पेलिंग ऑफ माय नेम, ठीक है ना। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। as soon as the teacher entered as soon as the teacher entered everyone in the class fell in a silence। अब ये भी सेंटेंस सही लग रहा है, इसमें तो नो एरर लग रहा है, कोई एरर लग नहीं रहा, बट इसमें भी एक एरर है छोटा सा, जिसे हम कहेंगे ए। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ये साइलेंस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हम क्या नहीं लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हम आ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी आ का यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है वो, उसके आगे आ का यूज होगा ही नहीं, ओके। So let's move question number 16. One should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life। अब इसमें हमने जनरल सेंस पे बात की है, किसमें बात की है, जनरल सेंस में बात की है। वंस मतलब वंस में आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, इसमें हर एक बंदे के बारे में बात की है। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस, मतलब अपने प्रॉमिस के साथ क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए किसी को भी। इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम, मतलब नेम और फेम कमाने के लिए आपने जो ट्रू होना चाहिए, आपने जो प्रोमिस किए हैं उन सब चीज़ों के साथ, ठीक है ना। तो इसमें हमने किसकी बात की है, जनरल सेंस की बात की। जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं तब हम दा का यूज़ नहीं करते, दा का यूज़ हम जब करते हैं जब हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं तो हम दा का यूज़ करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, दा को ओमिट कर देंगे, मतलब हटा देंगे इधर से दा को, ठीक है। इधर हम दा को ओमिट कर देंगे, सो एरर हमारा पार्ट सी में आएगा, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। The man is mortal and the ultimately he has to level everything here, yet how irrationally he remain attached to his worldly possession, ठीक है ना। अब इसमें हमने
मैन की बात की, अब इस मैन में हम हर एक उस आदमी की बात कर रहे हैं जो आदमी है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मतलब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किस में बात कर रहे हैं? जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। सो अब इसमें भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। अब कहाँ पे हमने दा का यूज़ किया है? अब हमने दा का यूज़ बताओ कहाँ किया है? हमने दा का यूज़ किया है द मैन इज मॉर्टल, ठीक है ना, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। सो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि दा का यूज़ कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ कहाँ नहीं हो रही। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। Page after page of Gita were read and it gave great consolation to his mind। अब ये पेज आफ्टर पेज की एक आपको छोटा सा रूल बता देता हूँ। जब भी नाउन रिपीटेड बाय प्रेपोजिशन यूज सिंगुलर नाउन एंड वर्ब, जब भी हम नाउन को प्रेपोजिशन से रिपीट करते हैं तो उसके साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर ही नाउन आता है, ठीक है। और जो ये नाउन रहेगा ये भी क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इधर बोलता हूँ पेजेस आफ्टर पेजेस तो ये गलत होगा, ठीक है ना, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसमें देखते हैं पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वॉज रीडिंग, ठीक है, वॉज रीडिंग, ठीक है। इधर वॉज आना चाहिए था, वर नहीं आना चाहिए था। बहुत बार एरर इसमें देते हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस लिख देते हैं तो पेजेस आफ्टर पेजेस भी नहीं होता क्योंकि सिंगुलर नाउन होता है, पेज आफ्टर पेज ही होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। I had scarcely entered the room then the phone rang। अब एक चीज याद रखना, scarcely कभी भी then को फॉलो नहीं करता है, scarcely हमेशा when को फॉलो करता है। ओके, सो ऐसे दो वर्ड्स हैं अपने जो then को फॉलो नहीं करते, scarcely और hardly कभी भी then को फॉलो नहीं करते, when को फॉलो करते हैं, ये चीज याद रखना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब मैंने इधर ग्रेट मैनी यूज़ किया। अब ये ग्रेट मैनी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अ ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इधर स्टूडेंट्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर ये होगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, 21 सॉरी, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। In the face of overwhelming mass of evidence against him, we cannot dash him of the crime। अब हम उसे क्या नहीं कर पाए? क्राइम से पनिश नहीं कर पाए। अब क्राइम से पनिश तो नहीं होगा, पनिश मतलब सजा होता है। रिलीज नहीं कर पाए ना, ये भी नहीं होगा। इग्नोर, एब्जॉल्व, क्राइम से हम क्या होते हैं? एब्जॉल्व होते हैं। इधर क्राइम है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? एब्जॉल्व बोलेंगे, ठीक है ना। हम उसे क्राइम से क्या नहीं कर पाए? एब्सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है ना। इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग मास एविडेंस अगेंस्ट हिम वी कैन नॉट एब्सॉल्व हिम ऑफ द क्राइम। ओके, अब आई होप दैट द रेन विल डैश फॉर आर पिकनिक टुमारो, ठीक है। अब रेन विल, अब मैं उसमें आपको सबके मतलब बता देता हूँ। ऐसे कीप ऑफ मतलब क्या होता है? कीप ऑफ मतलब होता है फेल टू अकर, मतलब वो चीज हुई नहीं उस दिन, तो इसका आंसर तो खैर कीप ऑफ ही होगा, फेल टू अकर, ठीक है ना, कि रेन क्या होना ना हो। पुट ऑफ मतलब होता है टालना, किसी भी चीज को जब आप टालते हैं उसे हम कहते हैं पुट ऑफ, ठीक है ना। अब ये सेट बैक मतलब क्या होता है? सेट बैक मतलब होता है किसी भी चीज को डेवलप होने से रोकना, उस डेवलपिंग की प्रोसेस को रोकना, उसे हम कहते हैं सेट बैक, ठीक है ना। अब ये स्टे आउट मतलब क्या होता है? स्टे आउट तो पता ही है आपको, लेट नाइट जब आप घूमने के लिए जाते हैं स्टे आउट करते हैं, सो इसे स्टे आउट कहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर द मैराथन सम ऑफ कॉम्पिटिटर्स फेल्ट कंप्लीटली, क्या होगा? अब इधर डन अप होगा, कट अप होगा, डन इन होगा, रन आउट होगा। सो लेट्स सी इधर क्या होगा। कट अप मतलब क्या होता है? कट अप मतलब होता है अपसेट होना, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आप किसी से अपसेट हुई, कट अप फ्रॉम यू, ठीक है ना, वो तुमसे अपसेट है। डन इन मतलब क्या होता है? डन इन मतलब होता है हमारा एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो अब मैराथन के बाद जाहिर सी बात है बंदा अपसेट तो नहीं होगा, टायर्ड ही होगा, ठीक है ना। सो इधर क्या होएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टायर्ड होगा। अब ये डन आउट मतलब क्या होता है? डन आउट मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम हैविंग समथिंग दैट दे शुड हैव, मतलब किसी भी बंदे को कोई भी चीज लेने से रोकना, ठीक है ना, डन आउट करना। वो और वो चीज रोकना इन द सेंस जो चीज उसे मिलनी चाहिए, ठीक है ना, दैट दे शुड हैव। तो अब आपको मे बी अभी भी ना ढंग से समझ में आओ तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आप इलेक्शन लड़ने के लिए गए, ठीक है ना,
अब इलेक्शन लड़ने के लिए पहले आपको उसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करने चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो, पर आपको क्या हुआ, इलीगल तरीके से किसी ने वो फॉर्म भरने नहीं दिया, तो क्या होगा, डन आउट होगा, मतलब आपको काम करने नहीं दिया। टू स्टॉप समवन फ्रॉम हैविंग समथिंग दैट दे शुड हैव, मतलब जो उन्हें, जो चीज़ उनके पास होनी चाहिए थी, जिस चीज़ को डिजर्व करते हैं, वो चीज़ उन्हें ना देना, ठीक है ना, वो चीज़ उन्हें ना मिलना, उसके लिए मतलब हम क्या, मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए उसके लिए आप इलीगल तरीके से उस बंदे को चीज़ नहीं मिलने दे रहे हो, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे डन आउट। अब ये रन आउट क्या होता है, रन आउट मतलब डिसमिस होता है, जैसे कोहली रन आउट हो गया तो डिसमिस हो गया गेम से, ठीक है, रन आउट का मतलब ये होता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। Scarcely dash the teacher entered the class when he heard the noise। अब इधर क्या होगा, अब स्कार्सली के साथ मैंने आपको एक रूल बता रखा है, स्कार्सली आया तो इधर क्या आएगा, हैड आएगा, ठीक है ना, स्कार्सली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइस, ठीक है ना, स्कार्सली के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, हैज तो नहीं आता, विल हैव भी नहीं आएगा, एक बार डिड आ सकता था बट इधर डिड नहीं आएगा, द टीचर एंटर्ड। अब इधर डिड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है, एंटर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं इधर डिड लगा दूंगा, क्योंकि अब आपका डाउट ये होगा ना कि स्कार्सली के साथ हमने डिड का यूज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर डिड लगा दूंगा तो डिड तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर लेके आएगा, इधर एंटर्ड नहीं होगा। अब हैड आया तो हैड के साथ क्या यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं, तो इसलिए इधर एंटर्ड आया तो इसलिए इधर क्या लगाएंगे, हैड। अगर इधर एंटर लिखा होता, अगर इधर हम ऐसे लिख देते, सिर्फ एंटर लिख देते, तो इधर क्या आता, तो इधर डिड आता, पर इधर एंटर्ड लिखा हुआ है तो इसलिए इधर हैड आएगा। ओके, so let's move to our question number 20। I do not think he will ever dash the shock of his wife's death। अब गेट बाय मतलब क्या होता है, गेट बाय मतलब होता है हमारा जो ऑप्शन ए में दे रखा है, बहुत ही डिफिकल्टी से लीव करना, मतलब जीना, या फिर कोई भी चीज़ बहुत ही मुश्किल से मिलना, ठीक है ना, मैनेज विद डिफिकल्टी टू लीव, और हम कह सकते हैं अकम्पलिश समथिंग, मतलब या डिफिकल्टी से किसी भी चीज़ को अकम्पलिश करना, मतलब उसी चीज़ को पाना, ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं गेट बाय। गेट ऑफ मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से उभर के बाहर आना, जैसे कि इसका जो आंसर होगा गेट ऑफ, कि वो अपनी वाइफ की डेथ से कभी भी उभर के बाहर नहीं आया है। ही डू नॉट थिंक ही विल एवर गेट ऑफ द शॉक ऑफ हिज वाइफ डेथ, मतलब वो अपनी वाइफ की डेथ से कभी भी बाहर आएगा उभर के। अब गेट ओवर मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी, गेट ओवर मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से रिकवर होना। अब उभर के बाहर आना और रिकवर मतलब क्या होता है, रिकवर आप चोट से होते हो, ठीक है ना, किसी चोट से रिकवर हो गए, किसी बीमारी से रिकवर हो गए, बट अगर हम बोलें किसी शौक से, तो शौक से आप उभर के बाहर आओगे, गेट ऑफ होगा ना कि गेट ओवर होगा, ठीक है ना, ये फर्क होता है गेट ऑफ और गेट ओवर में। गेट थ्रू मतलब क्या होता है, गेट थ्रू मतलब होता है पूरा करना है, फिर किसी चीज को अदा करना, ठीक है, ये गेट थ्रू का मतलब होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी आपको लेटेस्ट वीडियो पहुंचे, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वैल्यूबल कमेंट्स दें, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट्स दें, जिससे हम आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।